हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक के पार्ट 4 को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 पार्ट्स को बना दिए हैं और दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर क्वेश्चन सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप बनाया जाए। तो उन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज ये 4th पार्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप अपडेट रहेंगे तो सारे आपको सीरीज़ यहाँ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि बुकिश नॉलेज का उर्दू तर्जमा क्या होगा। बुकिश नॉलेज का उर्दू तर्जमा क्या होगा। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि उर्दू अनुवादक का जो आपका पेपर है, इसमें आपके लैंग्वेज का ज़्यादा दखल है। लैंग्वेज के अंदर जो मुतरादिफ़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या मुरक्कब अल्फाज, कंपाउंड वर्ड यूज़ होते हैं, सेंटेंस यूज़ होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा दखल होता है। तो उसी से रिलेटेड ये मेरा वीडियो है। ऑप्शन देखते हैं। 1 में किताबी इल्म, 2 में मजहबी इल्म, 3 में सियासी इल्म और 4 में असली इल्म। तो दोस्तों, आप अगर कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो ये एक तरह का आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। पहले आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, उसके बाद मेरे आंसर को सुनिए। तो सवाल नंबर 1 का जो आंसर है, मैं सिर्फ सवाल पढ़ने के बाद 5 मिनट 5 सेकंड का वक्त दूंगा आपको। आप या तो फिर वीडियो को रोक के आंसर दे सकते हैं या फिर मेरे आंसर को 5 सेकंड बाद सुन सकते हैं। तो बुकिश नॉलेज का उर्दू तर्जुमा होता है दोस्तों किताबी इल्म। क्या होता है? किताबी इल्म। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा जाए प्राचीन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। प्राचीन ये आपका हिंदी का लफ्ज़ है और इसका आपको उर्दू तर्जुमा बताना है कि प्राचीन को उर्दू में क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं। 1 में जदीद, 2 में कदीम, 3 में मुतवस्सित और 4 में आला। तो प्राचीन का उर्दू तर्जुमा अगर आपको पता है तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मेरे जवाब को सुनिए। तो जैसा कि मैं एक लफ्ज़ अगर आपको बताता हूँ तो उसकी हिंदी और उसकी इंग्लिश बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर उस लफ्ज़ से किसी भी ज़बान के हवाले से पूछी जाए, सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो प्राचीन का उर्दू तर्जुमा आपका होगा कदीम। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कदीम इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्राचीन को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। तो प्राचीन को अंग्रेज़ी में कहते हैं एंशिएंट। क्या कहते हैं दोस्तों? एंशिएंट। एंशिएंट कहते हैं प्राचीन को। चूँकि कुछ बच्चों का जहन जाएगा कि ओल्ड के माने भी होता है पुराना, कदीम। तो दोस्तों, ओल्ड के माने भी कदीम के हैं, पुराने के हैं। लेकिन आप देखेंगे हिस्ट्री की बुक जब उठाएंगे तो आपके जो टाइम्स को, पीरियड्स को बांटा गया है, तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तो वहाँ पे एंशिएंट का वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसी वजह से अगर आपसे प्राचीन की इंग्लिश पूछी जा रही है तो आप एंशिएंट को टिक कीजिएगा, या फिर कदीम की इंग्लिश पूछी जाए और एंशिएंट हो तो एंशिएंट आपका वहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। एंशिएंट और ओल्ड दोनों एक साथ नहीं देगा, ये आप जहन नशीन कर लीजिए। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है मुतज़ाद के क्या माना है। सवाल नंबर 3, मुतज़ाद के माना क्या हैं। आपके ऑप्शंस मुतशाबिह, 2 में सौत, 3 में ज़िद, 4 में हम माना। तो अगर आपको पता है तो आंसर टिक कर लीजिए, फिर मेरे आंसर को सुनिए। मुतज़ाद के क्या माना है। अव्वलन तो मुतज़ाद कहते किसे हैं। तो अगर हम हिंदी के हवाले से देखते हैं तो इसको कहते हैं विलोम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हिंदी में कहते हैं विलोम। तो यहाँ से आपका हिंदी भी क्लियर हो जा रहा है। हिंदी के मुफ़रदात का ज़ख़ीरा भी आपके पास आसानी से जमा हो जाएगा। और अगर इसको हम फिर अंग्रेज़ी में देखते हैं कि मुतज़ाद को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तो मुतज़ाद को अंग्रेज़ी में कहते हैं अपोज़िट। क्या कहते हैं दोस्तों? अपोज़िट। OPPOSIT। तो ये अपोज़िट आपका इंग्लिश में कहा जाता है। लेकिन आपको बताना है कि मुतज़ाद के क्या माने हैं। मुतज़ाद के क्या माने हैं, इसका मतलब उर्दू में आपसे इसका मुतज़ाद का माना पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपको दिया गया है। मुतशाबिह है, 2 में सौत है, 3 में ज़िद है, या 4 में हम माना। तो मुतज़ाद चूँकि ये ज़िद को कहते हैं, यहाँ पे ज़िद लफ्ज़ आया है, यहाँ पे आपका उल्टा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? उल्टा लफ्ज़ भी दिया जा सकता है। मुतज़ाद के माना उल्टा, यानी लफ्ज़ जो होगा उसका उल्टा होगा। जैसे ठंडी, गर्मी, रात, दिन। ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं। नीचे, ऊपर, ज़मीन, आसमान, मर्द, औरत,
मेल फीमेल। तो इस तरह एक दूसरे के विलोम जो अगेंस्ट जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम कहते हैं मुतज़ाद, और फिर उसको हिंदी में कहते हैं विलोम और इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट। तो ये कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशंस थी जिसे आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि ये आपके लिए मज़ीद मालूमात हों। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और उर्दू के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं उन्हीं दोनों चीज़ों पे डाल देता हूँ ताकि आप तक आसानी से पहुँच जाए अगर आप उर्दू के मुतमन्नी हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है तहरीर का मुतज़ाद क्या होगा। क्या हुआ? तहरीर का मुतज़ाद क्या होगा? अगर आप ऊपर वाले सवाल से मुतज़ाद लफ्ज़ का माना समझ गए और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए हैं तो अब यहाँ हमारे ख्याल से आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चूँकि इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारे ऑप्शंस को मैं बताता चलूँ ताकि उससे अगर सवाल बन रहे हों तो उसे भी आप आसानी से टिक करें। तो आज ये मेरा जो है ग़ालिबन 25 क्वेश्चंस होंगे जिसमें एज़ इट इज़ 25 तो होंगे लेकिन फ़र्दर इन्फॉर्मेशन को हम लेके चलेंगे तो ये हमारे 50+ क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि हम ऑप्शंस को भी समझते चलेंगे। तो तहरीर का मुतज़ाद क्या होगा? तहरीर का मुतज़ाद मीन्स वही विलोम। अगर विलोम आपका जैसा हुआ तो आपको समझना है कि तहरीर किसे कहते हैं, तहरीर किसे कहते हैं। जैसे आपको तहरीर पता चलेगा तो उसका विलोम आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन आप इसके देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में तक़लील, 2 में तहरीम, 3 में तकरीर और 4 में तज़लील। तो तहरीर कहते हैं राइटिंग को। किसे कहते हैं? तहरीर कहते हैं राइटिंग को। और इसको इंग्लिश में राइटिंग हो सकता है कि तहरीर की आपकी इंग्लिश पूछी जाए, राइटिंग WRITING। कुछ लोगों को तो आसान लगेगा लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी दुश्वारी होगी। तो इनके लिए दुश्वारी है बराए करम आप उनके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि तहरीर की आपको उर्दू इंग्लिश सब बता सकूँ। तो और अगर आसान उर्दू में इसको हम समझना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि तहरीर को आसान उर्दू में भी क्या कहते हैं? लिखावट। क्या कहते हैं? लिखावट। बोलते हैं ना आपकी तहरीर बहुत अच्छी है। तो ये लिखावट हैंड राइटिंग जो होता है उसके माने में इस्तेमाल होता है तहरीर। और तहरीर का जो मुतज़ाद होगा वो आपका होगा तकरीर। क्या दोस्तों? तकरीर। ये तहरीर आपके लिखावट से ताल्लुक़ है और ये तकरीर आपके ख़िताब जिसको कहते हैं भाषण देना। क्या कहते हैं? भाषण। इसको अंग्रेज़ी में भाषण भी कहते हैं और इंग्लिश में अगर आप आइए तो एड्रेस के माने में भी इस्तेमाल होता है और ये आपका स्पीच भी होता है। क्या दोस्तों? एड्रेस ADDRESS होते हैं। आई वाज एड्रेसिंग टू ऑल द ऑडियंस अबाउट द कंटेम्प्रेरी इशूज़। तो मैं ऑडियंस को या सामीन को असर हाजिर के मसाइल के बारे में बता रहा था, उन्हें ख़िताब कर रहा। तो इस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं। इस एड्रेस के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है और फिर या तो स्पीच जो है वो भी बोला जाता है। तो इन बातों को फ़र्दर आप समझ लीजिए। तकलील। तकलील किसे कहते हैं? तकलील के माने कम। तकलील के माने कम। और अगर इसी को इंग्लिश में हम देखते हैं तो इसी को बोलते हैं, कह सकते हैं डिफिशिएंसी। DFICIENCY। क्या कहते हैं? डिफिशिएंसी। डिफिशिएंसी कमी के माने में है। तो ये आपका इंग्लिश के हवाले से हो जाएगा। या फिर एक वर्ड इंग्लिश में और आता है लेस, कह सकते हैं। तो जो भी कमी के माने में इस्तेमाल हो वो वर्ड आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। तो चूँकि कम के माने में डिफिशिएंसी हो सकता है, लेस हो सकता है, तो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तहरीम कहते हैं, तहरीम कहते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट RESPECT रिस्पेक्ट। और इसी को अगर हिंदी में हम समझते हैं तो कह सकते हैं आदर्श। क्या कहते हैं दोस्तों? आदर्श। तो आदर्श के माने में भी आपका तहरीम इस्तेमाल होता है। तो हमने तहरीर, तकरीर
और तकलील को समझ लिया। अब देखते हैं एक वर्ड बच रहा है तजलील। तजलील किसे कहते हैं? तजलील कहते हैं किसी किसी की इंसल्ट करना। क्या कहते हैं? इंसल्ट, INSULT। तो इंसल्ट करना। और आपके लिए फिर यहीं पे मैं एक सवाल छोड़ जा रहा हूँ, इस तजलील को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तजलील को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर डिफ़ाइन कर दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है यू आर नॉट अलाउड। ये अंग्रेज़ी का एक जुमला है, यू आर नॉट अलाउड कैसा जुमला है? जुमले की किस्म पूछी जा रही है आपसे कि यू आर नॉट अलाउड, ये एक तरह का जुमला है। जुमले की बहुत सारी किस्में हैं ना, एक्टिव, पैसिव, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, बहुत सारी किस्में हैं। तो ये एक तरह का जुमला दिया है, यू आर नॉट अलाउड, ये कैसा जुमला है? आपके ऑप्शंस जो 1 में है वो कहा जा रहा है एक्टिव, 2 में पैसिव, 3 में सिंपल, 4 में कॉम्प्लेक्स। तो यू आर नॉट अलाउड ये एक तरह का जिसको कहते हैं मजहूल, क्या कहते हैं इसको? ये जुमला आपका उर्दू के हवाले से देखते हैं, ये मजहूल जुमला होता है। क्या होता है दोस्तों? ये मजहूल जुमला होता है। और अगर अंग्रेज़ी के हवाले से इसको हम समझते हैं तो इसको कहते हैं पैसिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव में ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, करने वाला या इजाज़त देने वाला ये पता नहीं होता है, लेकिन वो काम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इस टॉपिक है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये इसकी सारी किस्में हैं। मैं कोशिश करूँगा इस पे भी एग्जांपल्स के थ्रू उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में इसको भी समझाता चलूँगा। आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ में इनके क्वेश्चंस को दाखिल करता रहूँगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं, प्रयोगशाला का उर्दू तर्जमा क्या होगा? प्रयोगशाला का उर्दू तर्जमा क्या होगा? यहाँ आप देख रहे होंगे कि जवाब, तो यहाँ पे डायरेक्ट जवाब दिया हुआ है। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने लास्ट में गालिबन सारे वीडियोस में एक सवाल मैं छोड़ दिया हूँ वहाँ पे, और आपको कह दिया हूँ कि आप वहाँ उस वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि उसका जवाब क्या होगा। और कुछ दोस्तों ने कमेंट किया भी, बताया भी, और कुछ रह गए, तो उन्हीं बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे शामिल कर लिया हूँ। और विदाउट ऑप्शन मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया हूँ। प्रयोगशाला का उर्दू तर्जुमा होता है आपका तजुर्बागाह या फिर मश्क़गाह। क्या हो दोस्तों? तजुर्बागाह या फिर मश्क़गाह। और इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लेबोरेटरी। क्या कहते हैं? लेबोरेटरी, LABORATORY, LABORATORY। तो ये आपका हो जाएगा लेबोरेटरी, तजुर्बागाह और प्रयोगशाला। तो ये आपसे प्रयोगशाला का उर्दू, अंग्रेज़ी आप समझ गए। बस ये 3 ज़बान आप समझ लीजिए, आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 7 में ये कहा जा रहा है कि हुर्रा एक कैसा जुमला है? कहा जा रहा है कि लफ्ज़ हुर्रा ये कैसा जुमला है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। क्योंकि ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल आपका इंग्लिश का सिंबल है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है या कोई सा भी ज़बान हो उसमें इस्तेमाल होता है। चूँकि ये इंग्लिश का वर्ड आ गया है तो ये इंग्लिश का सेंटेंस है। और ये सिंबल से मेन बहस जो यहाँ पे सिंबल है, लास्ट में जो सिंबल दिख रहा है ना इस टाइप का, ये सिंबल जो है दर्शा रहा है, ये इंडिकेशन जो है, ये चिन्ह जो है, देखिए सिंबल जो होता है आपका SYM, ये सिंबल अंग्रेज़ी का है। इसको आपका हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं चिन्ह। चिन्ह। मैं कोशिश यही करता हूँ कि बीच बीच में जितने भी वर्ड्स हों या जो मैं वर्ड बोलता हूँ उसकी हिंदी भी आपको बताता चलूँ। और इसको फिर सिंबल को उर्दू में आपका क्या कहते हैं? पहचान। क्या दोस्तों? पहचान कहते हैं। पहचान कहते हैं या फिर कहीं कहीं इसको अलामत भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या? अलामत भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपके एक सवाल से बहुत सारे मुफरदात हल हो गए। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन हल कर दिया जाए। तो अगर 25 क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं तो आपको 50+ तो 100% आपका ऐसे ही हल हो जाएगा। इसके ऑप्शंस देखते हैं
कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। हुर्रा यह कैसा जुमला है, जुमले मुफीद, और 2 में हासिल कलाम, 3 में जुमला इस्तेजाबिया, 4 में ख़बर। तो हुर्रा के हवाले से मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारी तफसीलें की हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उर्दू MCQs के नाम से एक लिंक दे दिया है। वहां आप जाएंगे तो मेरे जितने उर्दू के वीडियोस हैं उर्दू के हवाले से वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, और उन तमाम वीडियोस को देखेंगे तो उर्दू के हवाले से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उर्दू अदब, उर्दू गज़ल, उर्दू क़वाइद, मुहावरे, मुसन्निफ़ीन, उनकी किताबें, तवारीख़, जो अमूमन एग्ज़ाम्स में उर्दू के आपको देखने को मिलते हैं। तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ समझते हैं ये जो सिंबल आपका है हुर्रा, ये कैसा जुमला है, ये जुमले इस्तेजाबिया है। क्या है दोस्तों, जुमले इस्तेजाबिया। जुमले इस्तेजाबिया उसे कहते हैं कि इंसान बगैर चाहे, मान लीजिए कि जैसे होता है ना कि क्रिकेट हो रहा है, या फिर कोई बच्चा है वो एग्ज़ाम में पास हो गया अच्छे मार्क्स से, और उनके पेरेंट्स को पता चला कि बच्चा मेरा पास हो गया, वाह शाबाश, ऑटोमेटिक उनके ज़बान से ये जुमला निकल जाता है। तो वाह शाबाश जैसे ही बोलते हैं उसके बाद ये सिंबल लग जाता है, जुमला इस्तेजाबिया होता है। इसे कहते हैं जुमला इस्तेजाबिया। और इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं अंग्रेज़ी में। क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी, EXCLAMOTRY। स्पेलिंग आप सुन लीजिए, EXCLAMOTRY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसे आप भी नोट कर लीजिए क्लियर करके अपना कॉपी में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 7 का आपका जुमला इस्तेजाबिया ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं, नागरिकता का उर्दू तर्जमा क्या होगा। नागरिकता का उर्दू तर्जमा क्या होगा। जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि इस एग्ज़ाम में आपको ऑफिशियल वर्ड्स जो होते हैं या की वर्ड्स जो होते हैं वही पूछे जाएंगे। उमूमन कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेजेस होती हैं वो नहीं पूछे जाते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ इसका उर्दू क्या होगा, मेरा भाई इम्तिहान पास कर लिया इसकी हिंदी क्या होगी, आई हैव डन माई वर्क इसको उर्दू में क्या कहेंगे, इस तरह को नहीं देखने को मिलेंगे। आम बात है, कम्युनिकेटिव हर कोई बोलता है समझता है, लेकिन जो की वर्ड्स होते हैं वो आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, जिस पे कमांड करना एक पढ़े लिखे इंसान की शनाख्त होती है, पहचान होती है। तो नागरिकता का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस, ए में घरेलू, 2 में कर्ज़, 3 में पाबंदी, 4 में शहरी। सवाल नंबर 8, अगर इसका ऑप्शन आपको पता है तो अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, और शुरू से आप यही काम कीजिए। मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि आप कॉपी में टिक कीजिए, बल्कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सीरियल वाइज नंबर लिख के उसे आप टिक करते रहिए। तो नागरिकता का उर्दू तर्जमा आपका होगा शहरी। क्या होगा दोस्तों, ये शहरी। ये 4 बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटीज़न, CITIZEN, सिटीज़न। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिटीज़न, शहरी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9, सुनी हुई बात पर भरोसा मत करो। यह जुमला कैसा है। सुनी हुई बात पर भरोसा मत करो। सुनी हुई बात, ये आपसे यहाँ पे सवाल यहाँ से खाली बनेगा, सुनी हुई बात, ये जुमला कैसा है। सुनी हुई बात पर भरोसा मत करो, ये एक तरह का पूरा कामिल जुमला जिसको जुमले ताम कहते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस। जुमले ताम को क्या कहते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस। जुमले की बहुत सारी किस्में हैं, जुमले ताम, ये इसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस। जुमले ताम आप नोट कीजिए। फिर कहते हैं मीनिंगफुल, MEA, मीनिंगफुल, यहाँ पे आप मीनिंगफुल सेंटेंस लिख लीजिए आप। तो जुमले ताम को मीनिंगफुल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सुनी हुई बात, ये जुमला कैसा है। आपके ऑप्शंस, 1 में जुमले मारूफ, 2 में जुमले मजहूल, 3 में तकबीर, और 3 में तकसीर, 4 में तकबीर। सुनी हुई बात तो मैंने अभी ऊपर बताया है, इंग्लिश में दिया था यू आर नॉट अलाउड, तो वहाँ आपसे इंग्लिश में पूछा गया है, यहीं आपसे यहाँ पे आपसे उर्दू में पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, वहाँ पे पैसिव था, यहाँ भी पैसिव ही है। तो पैसिव को उर्दू में क्या कहते हैं, पैसिव को उर्दू में आपका जुमले मजहूल कहते हैं। तो ये आपका मजहूल जो है, ये 2 बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर देखते हैं,
लैल का मुतज़ाद क्या होगा? तो मुतज़ाद मैंने समझा दिया है, अगर आप समझ गए तो आंसर आसानी से टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए में लैली, 2 में लैला, 3 में नहारी, 4 में निहार। यहाँ आपका नुक्ता है ऊपर। तो लैल का मुतज़ाद क्या होगा आपका? नहार। नहार ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखते हैं। जिस तरह बोलते हैं डे नाइट, लैलो नहार यानी डे नाइट, रातों दिन, इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। सौदा का हम मुआसिर कौन नहीं है? सौदा का हम मुआसिर कौन नहीं है? आपके ऑप्शंस 1 में दर्द, 2 में कायम और 3 में मीर हसन, 4 में नासिख। तो अगर आपको ऑप्शन पता है तो टिक कीजिए। सौदा का हम असर कह सकते हैं कि उनका साथी, कंपेनियन कह सकते हैं। कंपेनियन हम मुआसिर कहते हैं कंपेनियन। क्या कहते हैं? COMPANION कंपेनियन। कंपेनियन कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में, और हम मुआसिर आपका उर्दू में कहते हैं। तो बताना है कि सौदा का हम उम्र साथी या उसके दौर का नहीं है। तो आपके ऑप्शंस दर्द, कायम, मीर हसन, नासिख। तो ये नासिख बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। मज़कूरा अल्फाज में से जमाउल जमा की मिसाल कौन सी है? मज़कूरा अल्फाज में से जमाउल जमा की मिसाल कौन सी है? आपके ऑप्शंस ए में जौहर, 2 में जहरू, 3 में जवाहिर, 4 में जवाहिरात। सवाल नंबर 12 में ऑप्शंस जो दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो टिक कीजिए। जौहर, जहरू, जवाहिर, जवाहिरात। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जौहर मोती को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, सॉरी पर्ल बोलते हैं। पर्ल, डायमंड हीरा को बोलते हैं, पर्ल बोलते हैं इसको, PEARL, पर्ल इसको, और मोती बोलते हैं फिर आपका इंग्लिश हिंदी में। तो जौहर इसकी जमा जो है आपकी जवाहिर, यानी ऑप्शन 3 जवाहिर इस्तेमाल होता है। जमा खाली होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जमाउल जमा पूछा जाता है। जमाउल जमा उसे कहते हैं कि उसके बाद उसकी जमा ना बन सके, तो ये जवाहिरात, फिर इसके बाद इसकी जमा नहीं बनेगी। तो ये ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखते हैं। मज़कूरा अल्फाज में से इसमें ज़र्फ़ की मिसाल कौन सी है? मज़कूरा अल्फाज में से इसमें ज़र्फ़ की मिसाल कौन सी है? आपके ऑप्शंस ए में मस्जिद, 2 में चटाई, 3 में किताब, 4 में पानी। अवलन इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं? तो इसमें ज़र्फ़ के हवाले से भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में तफसील से समझा दिया है किसे कहते हैं, मिसालें भी दिया हूँ। यहाँ भी एक सवाल मैं उठा के डाला हूँ जो थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। तो इसमें ज़र्फ़, और ये आपको बार बार एग्ज़ाम्स में देखने को मिला होगा, अगर आप उर्दू के एग्ज़ाम दिए होंगे या मैंने जहाँ तक तफ्तीश किया, ये लफ्ज़ बार बार आपको देखने को मिला। तो इसमें ज़र्फ़ उसे कहते हैं जहाँ पे कोई काम हो, जिस तरह मस्जिद, ठीक है, ये मस्जिद आपका इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। ये सजदा करने की जगह को कहते हैं। और इसके बाद एक लफ्ज़ होता है मज़रूफ़। क्या है दोस्तों? मज़रूफ़। तो आपको बताना है कि मज़रूफ़ किसे कहते हैं। मज़रूफ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं या फिर इसकी तारीफ़ लिख सकते हैं कि मज़रूफ़ किसे कहते हैं। ये आपका काम है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे अभी देख रहे हो या बाद में देखें, वो ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपने लाइक करके जाइएगा लास्ट में, और आखिर तक बने रहिए ताकि आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए यहाँ से, उर्दू अनुवादक के हवाले से। चाहे आप उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हो या सहायक उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हो, सबके लिए ये मुफीद है। या फिर कहीं भी उर्दू के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ ये वीडियोज़ आपके मुफीद साबित होंगे आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 के बाद 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 में कहा जा रहा है कंटेम्प्रेरी इशूज़ का उर्दू तर्जमा क्या होगा? कंटेम्प्रेरी इशूज़ का उर्दू तर्जमा क्या होगा? अखबार आप पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर इंग्लिश का, तो ये बार बार वर्ड यूज़ होता है कंटेम्प्रेरी इशूज़। या फिर एजुकेशन के लाइन में आएंगे आप तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि कॉमनली या प्रॉपर्ली यूज़ होता रहता है, और डेली रूटीन लाइफ में भी इंसान इसको यूज़ करता है। ऑफिशियल वर्ड्स भी हैं या लेटर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो कंटेम्प्रेरी इशूज़ का उर्दू तर्जमा क्या होगा? आपके मसाइल, आपके ऑप्शन जो है ए में हाल के मसाइल, 2 में माजी के मसाइल, 3 में मुस्तक़बिल के मसाइल, और 4 में कोई नहीं। बताना है कंटेम्प्रेरी इशूज़ किसे कहते हैं। तो कंटेम्प्रेरी इशूज़ उसे कहते हैं दोस्तों जो असर हाजिर में हो। असर हाजिर मीन्स
प्रेजेंट टाइम में हो, प्रेजेंट टाइम के जो मुसीबतें होती हैं या फिर उसके मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे हम कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन ए हाल के मसाइल, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में जो समस्याएं होती हैं उसे हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी इशूज़। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 15। परमिशन का हिंदी तर्जमा क्या होगा? परमिशन का हिंदी तर्जमा, परमिशन इज़ नेसेसरी का हिंदी तर्जमा क्या होगा? एक अंग्रेज़ी का जुमला है परमिशन इज़ नेसेसरी, इसका हिंदी तर्जमा आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस, 1 में अनुमति आवश्यक है, 2 में प्रवेश वर्जित है, 3 में आज्ञा नहीं है, 4 में परीक्षा हो गया। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। परमिशन इज़ नेसेसरी, ये भी आपका ये पैसिव है, मैं बता दे रहा हूँ, पैसिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुमति आवश्यक है, इजाज़त ज़रूरी है, इजाज़त ज़रूरी है, इसको उर्दू में बोलेंगे इजाज़त ज़रूरी है, परमिशन इज़ नेसेसरी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 16। सहायक का उर्दू तर्जमा क्या होगा? ये तो आपके एग्ज़ाम ही से जुड़ा हुआ है और एक ये आपके पोस्ट का भी ये नाम है, सहायक का उर्दू तर्जमा क्या होगा। तो मैं तवक्को करता हूँ कि आप सारे लोग इसे समझ रहे होंगे क्योंकि ये आपका ऑप्शन है और आप इसके उम्मीदवार भी होंगे। तो सहायक का तर्जमा के हवाले से जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपका ए में है गुनहगार, 2 में मुआविन, 3 में किताब, 4 में उस्ताद। तो सहायक का उर्दू तर्जमा होता है मुआविन, मदद करने वाला, सहायक, ठीक है। कोऑपरेटर कह सकते हैं उसको, या फिर असिस्टेंट। देखिए कोऑपरेटर होता है लेकिन यहाँ पे आपको जो असिस्टेंट है ये आपका यहाँ पे ASSI असिस्टेंट, तो ये वर्ड आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये अभी कुछ खारिज बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ है, तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 में कहा जा रहा है, एक कह सकते हैं कि मुहावरा है कि आँखें बिछाना का माना क्या होगा? आँखें बिछाना का माना क्या होगा? आपके ऑप्शंस, 1 में इज़्ज़त करना, 2 में गुमराह करना, 3 में हिदायत, या 4 में आँख फोड़ना। तो मैं बार बार बताता हूँ कि मुहावरा जब कभी भी होता है वो अपने हकीकी माने में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि मजाज माने में भी मजाज माने ही में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो आँखें बिछाना या आपका आँखें फोड़ना, चूँकि आँख है तो ये निकाल देंगे। हिदायत में भी, गुमराह करना में भी। तो इसमें ये आपका 3 है जिसमें आपको डाउट हो सकता है, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि एक तरह का जुमला होता है वो। तो ये सिर्फ हिदायत, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। गुमराह करना या इज़्ज़त करना, ये दोनों में आपके डाउट्स पैदा होंगे, सस्पेंशंस होंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इज़्ज़त करना। आँखें बिछाना, इज़्ज़त करना। मान लीजिए आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन से आप बहुत ज़्यादा उनसे आपका रुझान लगा हुआ है, तो आप उन्हें किसी भी हालत में उन्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहेंगे। आप उनके लिए हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, या फिर उनके लिए आप अपनी आँखें बिछाए रखते हैं, हमेशा इज़्ज़त देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के ये इस्तेमाल होता है जुमला आपका। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 18। 3 में ना 13 में, एक आपका ज़रबुल मसल है, 3 में ना 13 में, इसका माना क्या होगा? इस ज़रबुल मसल का माना क्या है 3 में ना 13 में? आपके ऑप्शंस, ए में किसी लायक नहीं, 2 में बहुत उम्दा, और 3 में बड़ा आदमी, 4 में गिनती शुमार करना। सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है, एक ज़रबुल मसल है। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। अव्वलन आप एलिमिनेट कीजिए। गिनती शुमार करना, 3 ना 13 गिनती है, तो ये मजाज में इस्तेमाल होता है, अपने हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं होता है। तो 3 में ना 13 में किसी लायक नहीं, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कहते हैं ना ये तो किसी लायक नहीं है, 3 में ना 13 में ये किसी लायक नहीं है, तो ये बोला जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 18 देखते हैं। हरारत और बर्बाद का मुतज़ाद क्या होगा? हरारत और बर्बाद, ये 2 वर्ड्स आपको दिए गए हैं और इन दोनों का आपको मुतज़ाद बताना है, अपोजिट, विलोम बताना है। हरारत और बर्बाद का मुतज़ाद क्या होगा? आपके ऑप्शन, ए में दरवाज़ा व कुर्सी। दरवाज़ा वा बमाना और होता है, पूछा जा सकता है कि वा के माने क्या होता है उर्दू में, तो और के माने में इस्तेमाल होता है। 2 में बरूदत व आबाद, 3 में आग व पानी, 4 में कोई नहीं।
तो सवाल नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है बरूदत व आबाद। तो ये आपका हरारत जो है उसका मुतज़ाद बरूदत हो जाएगा और बर्बाद जो है उसका मुतज़ाद आबाद हो जाएगा। तो जिस तरह ये क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है उसी तरह आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी में उसका आंसर तलाशना है। तो ये ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 20, तय्युन क़दर का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? तय्युन क़दर का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? 1 में नथिंग, 2 में एग्ज़ाम, 3 में इवैल्यूएशन, 4 में क्वेश्चन बैंक। तो अगर आपको पता है तो टिक कीजिए, अदरवाइज़ मेरे आंसर को सुनिए। तय्युन क़दर का अंग्रेज़ी तर्जमा होगा इवैल्यूएशन। ये आपका होता है इवैल्यूएशन। दौरान तालीम बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है, जांचा जाता है कि बच्चा कितना पढ़ा, कितना सीखा, कितना निसाब हो गया, उसने पढ़ाए गए निसाब में से कितना सीखा। अगर सीखा तो ठीक है, अगर नहीं सीख पाया तो उसमें क्या कमी रह गई, तालीमी निसाब में क्या कमियां रही या फिर पढ़ाने के तरीके में क्या कमियां रहीं, उसे सुधारा जा सकता है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इवैल्यूएशन, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और एजुकेशन फील्ड का बहुत ही ख़ास हिस्सा है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 21, सराहना का उर्दू तर्जमा क्या होगा? एक लफ्ज़ हिंदी का है सराहना, पूछा जा रहा है कि इसका उर्दू तर्जमा क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए ऑप्शन को देख के। देखते हैं 1 में दाद देना, 2 में बात ना मानना, 3 में मनमानी करना, 4 में चोरी करना। तो सवाल नंबर 21 में ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सराहना का उर्दू तर्जमा आपका क्या होगा? दाद देना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सराहना को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? सराहना को अंग्रेज़ी में कहते हैं एप्रिसिएट। क्या कहते हैं दोस्तों? एप्रिसिएट, APPRECIATE। तो एप्रिसिएट कहते हैं या एप्रिसिएशन, दादो तहसीन से नवाजना, या फिर एप्रिसिएट भी इस्तेमाल होता है। तो सराहना हिंदी हो गया, दाद देना उर्दू हो गया, एप्रिसिएट आपका अंग्रेज़ी हो गया। तो इनको भी आप नोट्स कर लीजिए अपने कॉपी में, ताकि एक अल्फाज के ज़ख़ीरे आपके पास जमा हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 22, ही टॉट यू। एक अंग्रेज़ी का जुमला है ही टॉट यू, में लफ्ज़ टॉट क्या है? ही टॉट यू में लफ्ज़ टॉट क्या है? इसका तर्जुमा मैं बता दे रहा हूँ। ही टॉट यू, उसने तुम्हें पढ़ाया। इसका उर्दू तर्जुमा हो गया उसने तुम्हें पढ़ाया। तो लफ्ज़ टॉट जो है, बस यहाँ आपसे ये बहस है कि ये लफ्ज़ कैसा है। जुमले से कोई बहस नहीं, जुमले के मानी से कोई बहस नहीं, इसमें जो लफ्ज़ टॉट है उससे बहस है। बताना है कि किस टाइप का ये लफ्ज़ है आपका, लफ्ज़ टॉट ये कैसा है। बताइए, आपका हर्फ है या फिर जुमला है या फिर इसम है या फिर फ़ेल है। तो दोस्तों ये अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स याद होंगे, टीस, टॉट, टॉट करके, तो आप आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। ये फ़ेल है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में जान रहे हैं तो उर्दू में दुश्वारी होगी, उर्दू में जान रहे हैं तो आपको इंग्लिश में दुश्वारी होगी, इंग्लिश जान रहे हैं तो हिंदी में, हिंदी जान रहे हैं उर्दू में। इस तरह ये एक तरह का क्रोनोलॉजी है, एक तरह का चैन बना हुआ है और तीनों में आपको कमांड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे टॉट एक तरह का फेल है आप, जो कि ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड सेकंड दोनों मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब आपका हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 22 का 4 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में कहा जा रहा है, मैं घर से बाहर निकला। ये उर्दू का एक जुमला है, मैं घर से बाहर निकला में लफ्ज़ से पूछा जा रहा है। लफ्ज़ से क्या है? लफ्ज़ से क्या है? ये भी आपके क़वाइद से मुतालिक है। आपके ऑप्शंस 1 में अत्फ़ है, 2 में जार है, 3 में कलाम है, 4 में ज़मीर है। लफ्ज़ से बहस है, जुमले से बहस नहीं, जुमले किस्म से बहस नहीं, जुमले के माने से बहस नहीं, बल्कि यहाँ पे लफ्ज़ से बहस है। तो अत्फ़ कहते हैं कि दो जुमलों को जोड़ने के काम जो करें, तो उसको अत्फ़ कहते हैं। जैसा कि मैं और तुम, तो लफ्ज़ और जो है ये आपका अत्फ़ हो जाएगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये लफ्ज़ जार जो है ये हो जाएगा, यानी से जो है ये जार है। कलाम पूरे जुमले को कहते हैं, ज़मीर उसे कहते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। नाउन को मैं बारहा अपने वीडियोस में प्रीवियस बता चुका हूँ कि नाउन कहते हैं, नाउन को इंग्लिश में कहते हैं, उसी को उर्दू में आपका कहते हैं इसम कहते हैं। तो नाउन कहते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो नाउन उसे कहते हैं जो किसी चीज़ या जगह या वस्तु का नाम हो, उसे कहते हैं। या उनके स्थान पे जो वर्ड यूज़ किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जिसको उर्दू में ज़मीर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं
कह लीजिए कि अकरम, फिर इसी का अगर प्रोनाउन यूज़ करना है तो अकरम है, अगर मेल है तो उसको हम ही से इंडिकेट करते हैं, और अगर फीमेल हो तो शी से उसको इंडिकेट करते हैं। तो वो जो इंडिकेशन वर्ड होता है उसी को हम ज़मीर कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ज़मीर का ये डिफिनेशन हो गया, लेकिन यहाँ जो आपका सवाल पूछा जा रहा है तो वो आपका हो जाएगा जार। तो लफ्ज़ से जो है आपका ये जार है, और मज़ीद मालूमात को भी आप जहन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 24, ऐसे राइटिंग का उर्दू तर्जमा क्या होगा। ऐसे राइटिंग का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस में है इम्तिहान पास करना, 2 में मकाला निगारी, 3 में किताब लिखना, 4 में कोई नहीं। ऐसे राइटिंग का उर्दू तर्जमा क्या है। ऑप्शंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता है तो टिक कीजिए, फिर उसके बाद मेरे आंसर को सुनिए। इससे राइटिंग का उर्दू तर्जमा आपका होगा मकाला निगारी। क्या होगा दोस्तों, मकाला निगारी, या फिर उर्दू में इसका एक और होता है, वो भी हो सकता है मजमून निगारी, मजमून निगारी। तो टेंशन मत लीजिए कि ये दोनों वर्ड आ जाएंगे, चूँकि ये मुतरादिफ हैं तो दोनों में से कोई एक ही होगा जो कि आपका सही ऑप्शन होगा, या फिर मकाला निगारी या फिर मजमून निगारी होता है। और आपके लिए यहीं पे एक काम, इससे राइटिंग को आप बताइए कि हिंदी में क्या कहते हैं। इससे राइटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है। असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है। ये उर्दू लिटरेचर का है। मैं इसमें उर्दू लिटरेचर के बहुत कम सवालात को दाखिल करता हूँ, इसलिए कि मेरा मेन फोकस होता है लैंग्वेज पे रोशनी डालना। लैंग्वेज में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, और उर्दू के कुछ कवायद जो कि जुमले में इस्तेमाल होते हैं, इसमें फ़ेल हर्फ, उनको भी फोकस करते चलूँ। अदब तो आप किसी भी किताब से मतलब देख लेंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ज़बान की कोई सी किताब ऐसी नहीं है जिनमें कि मिसालों के साथ या फिर एग्जांपल्स के साथ आपको क्वेश्चन बना के दिया गया हो। इसी वजह से काफ़ी मेहनत के बाद मैं आपके लिए सीरीज़ तैयार करता हूँ। तो चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शंस ए में अल्लामा इकबाल, 2 में सर सैयद, 3 में सहबाई, 4 में सज्जाद ज़हीर। तो अगर आपका उर्दू अदब का पोर्शन मजबूत है तो आप आसानी से समझ गए होंगे। असबाब बगावत हिंद ये बगावत के हवाले से है, किसकी किताब है। सवाल नंबर 25 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है सर सैयद। असबाब बगावत हिंद ये सर सैयद की किताब है। तो दोस्तों आज इसी पे इक्तफा करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि मैंने जितना भी मेहनत किया है उसका सिला मिल जाए, और आपके एग्ज़ाम्स में इसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस आएँ उसे आप टिक कर सकें। और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच भी जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।